सो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आपका स्वागत है वंस अगेन लर्न एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट वाले ट्यूटोरियल के अंदर। तो गाइस, हमारा आज का है डे 5 और डे 5 के अंदर हम लोग फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से टाइप्स के फंक्शंस हमारे पास होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको 7 टाइप्स के डिफरेंट फंक्शंस बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको कुछ लोगों की पता होगा नीचे वाले 2-3 टाइप्स के फंक्शंस के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये इंटरव्यू के अंदर 100% पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आपने पिछले 4 वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप एक बार 4 वीडियोस देख लीजिए पहले वाले, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो पहले वीडियो के अंदर कुछ हमने लेट वेर काउंट्स का डिफरेंस भी देखा था। उसके बाद हमने डेटा टाइप्स भी देखे थे, लूप्स भी देखे थे सेकंड वीडियो के अंदर। और उसके बाद हमने देखा था थर्ड वीडियो के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट देखे थे, इफ एल्स स्विच केस वगैरह। और डे 4 के अंदर हमने स्कोप्स देखे थे, ब्लॉक ऑफ स्कोप, फंक्शन स्कोप, क्लोजर स्कोप, कुछ इस तरह से। और आज है हमारा डे 5 और डे 5 के अंदर हम लोग देखेंगे फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो मैं आपको आज मतलब ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर के साथ नहीं जाऊंगा। मैं आज आपको VS कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट को रन करके दिखाऊंगा। अगर आपके दिमाग में आ गया होगा कि हम जावास्क्रिप्ट को मतलब आउट ब्राउजर के बाहर रन नहीं कर सकते, मतलब जावास्क्रिप्ट अलाउ नहीं करती है बाहर रन करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है हमारे पास होना चाहिए Node.js। तो Node.js हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। Node.js क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको खाली मैं जो जो इंस्टॉल करता हूँ उतना आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको Node.js के बारे में पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। आपको सिंपल यहाँ पे गूगल पर जाना है, सर्च करना है डाउनलोड Node.js डाउनलोड, ऐसा भी डाल सकते, कोई इशू नहीं है। और पहली वेबसाइट आएगी Node.js की, उसको ऊपर जाना है। उसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको वर्जन भी दिखेगा और यहाँ पे लेटेस्ट है 25 वाला चालू है, लेकिन हम 25 वाला यूज़ नहीं करेंगे, हम 22 वाला यूज़ करेंगे अभी के लिए। यहाँ पे वर्जन सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें विंडोज़ इंस्टॉलर MSI इस बटन पर क्लिक कर देना है। इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो है डाउनलोड के लिए जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप Ctrl+J करोगे तो आपका डाउनलोड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा हमारा Node.js डाउनलोड हो रहा है। उसी के साथ ही साथ आपको एक कोड एडिटर भी चाहिए, वो है हमारे पास VS कोड। तो VS कोड डाउनलोड करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको खाली सिंपल नेक्स्ट 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 करके डाउनलोड कर देना, इंस्टॉल कर देना, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, आपको पता होगा, या फिर नहीं है तो कोई और एक वीडियो देख के आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। VS कोड हमें चाहिए और एक हमें Node.js चाहिए। हमें हमारा Node.js अभी डाउनलोड हो चुका है। हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और रन पर बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट 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 करके, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स इस पर क्लिक कर सकते हो और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल करके देंगे। तो ये 1-2 मिनट ले लेगा इंस्टॉलिंग में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है Node.js को इंस्टॉल करने के लिए। विदाउट Node.js वी कांट रन जावास्क्रिप्ट आउटसाइड दी ब्राउजर, मतलब ब्राउजर के बाहर जावास्क्रिप्ट रन नहीं हो सकती Node.js के बिना। इतना मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर कोई इंटरव्यू आपको पूछे कि जावास्क्रिप्ट को हम बाहर रन कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल मतलब बताना है कि Node.js के बिना जावास्क्रिप्ट रन नहीं होती। तो सिंपली यहाँ पे Node.js हमारा इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे, मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है मैंने, जावा Node.js ट्यूटोरियल ऐसा। तो डे 5 ऐसा फोल्डर मैंने एक बना के रखा है यहाँ पे। तो इसको मैं सिंपली ओपन करूँगा। सिंपली ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे उसके बाद CMD डालना है। एक बात बताना चाहता हूँ पहले आपको, यहाँ पे आपको कोड और डॉट डालना है। कोड डॉट डालोगे तो आपका जो है ये फोल्डर ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। लेकिन सबसे पहले आपको VS कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ये कमांड रन होगी, ठीक है। याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद एंटर कर देना है। एंटर करोगे तो ये जो डे 5 वाला जो फोल्डर है अपने आप ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है VS कोड, जो हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। उसके बाद वेलकम, इसको क्लोज कर देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और फाइल का नाम दे दूंगा फंक्शन। हम फंक्शन देखने वाले तो फंक्शन नाम दे देता हूँ। .js डालना है एक्सटेंशन उसका, उस फाइल का। उसके बाद यहाँ पे आप कोड लिख सकते हो, जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर पर देखा था, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा VS कोड काम करता है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद इस टर्मिनल पर क्लिक करना है। उसके बाद न्यू टर्मिनल पर ओपन कर देना है। तो सिंपली कुछ इस प्रकार से हमें सेटअप करने लग पहले। तो अभी देखते हैं हम फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब एक ब्लॉक रहता है, वो रीयूजेबल रहता है, मतलब उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड, मान लो आप इंस्टाग्राम चला रहे हो। अभी इंस्टाग्राम चलाने मत जाना है, खाली मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि एग्जांपल आपको, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो। तो इंस्टाग्राम चलाते समय आपने कुछ नोटिस किया होगा, जैसे आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हो तो क्या ओपन होता है, कुछ इंटरफेस ओपन होता है। उसके जैसे आप अपने प्रोफाइल पर क्लिक करते हो तो वहाँ पे क्या होता होगा, वहाँ पे एक फंक्शन को कॉल होता होगा आपका प्रोफाइल नाम का। और वो फंक्शन एक छोटा फंक्शन नहीं रहता है,
वो एक बहुत बड़ा, बहुत थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स का एक फंक्शन क्रिएट किया हो रहता है डेवलपर के थ्रू, वो एग्जीक्यूट होता है विद इन अ मिली सेकंड, ठीक है। तो इतना बड़ा कोड क्या होता है, एक ही सेकंड में एग्जीक्यूट होता है। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, या फिर एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, शेयर प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, या फिर कोई आप स्टोरी डालते हो, हर एक मतलब आप जो भी एक्टिविटी करते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, हर एक को एक एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। इतना आपको समझना है। तो एक ब्लॉक ऑफ कोड रहता है, उसके अंदर सब कुछ मतलब कोड लिखा रहता है। मैं आपको बताता हूँ कोड के थ्रू कैसे रहेगा वो आगे। कोड दैट डज स्पेसिफिक टास्क, मतलब एक कुछ तो टास्क करता है, कुछ परफॉर्म करता है, ठीक है। यू कैन डिफाइन इट वंस एंड रन इट कॉल व्हेनेवर यू नीड, मतलब आपको जब जब जरूरत है तब आप उस फंक्शन को कॉल करके रन कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से फंक्शंस होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये छोटा सा एक सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट का फंक्शन का, मैं आपको यहाँ पे VS कोड के अंदर रन करके इसको दिखाना चाहूंगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले तो console.log करेंगे, console.log, और हेलो यहाँ पे लिखते डे 5, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है नहीं लगाना है आप पे डिपेंड है, उस पर कोई मतलब नेसेसरी नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको जैसे आपको ये जावास्क्रिप्ट की फाइल रन करनी, तो आपको यहाँ पे नीचे टर्मिनल के अंदर नोड डालना पड़ेगा, नोड नाम, उसके बाद उस फाइल का नाम डालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, function.js नाम की फाइल क्रिएट की। तो यहाँ पे हमें टर्मिनल्स के अंदर क्या डालना पड़ेगा, function.js, ठीक है। एंटर करोगे तो जो हमारी फाइल है ऊपर वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन आउटपुट क्यों, हाँ सेव नहीं किया, इसकी वजह से हमें आउटपुट कुछ मिला नहीं। तो इसको जैसे आप कुछ कोड लिखते हो उसके बाद आपको सेव करना पड़ेगा। तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करके नहीं, यहाँ पे ऊपर फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे सेव, कंट्रोल यस करके भी सेव कर सकते हो, या फिर भी जाके सेव कर सकते हैं, या फिर ऑटो सेव ओपन करके भी रख सकते हैं, ताकि आपको बार बार सेव करने की नीड ना हो, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे ऑटो सेव ओपन करके रख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। जैसे आप कुछ लिखोगे ये सेव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखो कुछ इस प्रकार से, तो आपको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं। तो फिर से मैं यहाँ पे डालता हूँ function.js, तो देखो हेलो यहाँ पे डे 5 लिख के आ गया है। कुछ इस प्रकार हमारे जावास्क्रिप्ट चलता है VS कोड के अंदर यूजिंग Node.js। तो अभी हम क्या करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन सबमिट। मान लो हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस प्रकार से एक नॉर्मल फंक्शन का सिंटैक्स रहता है, और इसको अभी हमें एग्जीक्यूट करना है। तो कैसे करेंगे, अभी मैं इसको इसके अंदर ले लेता हूँ, अल्ट और डाउन एरो डालोगे दबाओगे तो आपको ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्टकट की भी आपको मैं बताते जाता हूँ बीच बीच में। अभी अगर मैंने ये फंक्शन लिखा है, कुछ इस प्रकार से हमारा ब्लॉक रहता है उसका, उस फंक्शन का, पर्टिकुलर फंक्शन का, और ये ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस रहते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं। पैरामीटर भी क्या होता है आगे बताता हूँ। तो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उस फाइल को सेव करने की जरूरत नहीं, अभी ऑटो सेव हो जाएगा। और यहाँ पे अप एरो दबाओगे तो पहला कमांड आ जाएगा, और एंटर कर देना, तो कुछ भी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया, खाली हमने इसको डिफाइन किया लेकिन इसको कॉल नहीं किया। तो कॉल करने के लिए हमें कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ता है। अभी मैंने इसको कॉल कर दिया यहाँ पे नीचे 5 नंबर की लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अप एरो डालूंगा, दबाऊंगा, तो देखो आउटपुट हमारा आ गया फंक्शन के अंदर से हेलो डे 5। कुछ इस प्रकार से हमारा नॉर्मल फंक्शन रहता है, इसे नेम फंक्शन भी बोला जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एक ब्लॉक ऑफ कोड है, अभी नॉर्मल एक ब्लॉक ऑफ कोड है, लेकिन इसमें कुछ भी फंक्शनलिटी नहीं है। तो मैं कुछ क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, आपको कुछ एडिशन करके दिखाना चाहता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, लेट a इज इक्वल्स टू 5 एंड लेट b इज इक्वल्स टू 5। तो इसकी एडिशन हमें करनी, तो कैसे करेंगे हम फंक्शन के थ्रू, तो देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। यहाँ पे a b भी लिख सकते हो पैरामीटर के नाम, या फिर एक्स वाई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है। ये नेसेसरी नहीं है कि ऊपर के जो नाम है वही लिखना पड़ेगा, आप कुछ भी लिख सकते हो पैरामीटर का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स प्लस वाई की एडिशन कर देंगे, इसी के अंदर ही कर देते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है। अभी इन जो पैरामीटर की हम एडिशन कर देंगे, और अभी क्या होगा, अभी अगर मैंने इसको रन किया तो क्या आउटपुट आना चाहिए, नॉट ए नंबर आएगा। मतलब इसमें कुछ भी वैल्यू मैंने पास नहीं की, इसलिए उसने क्या किया, नॉट ए नंबर रिटर्न करेगी। यानी एन क्या होता है मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें 2 आर्ग्यूमेंट भी पास करने पड़ेंगे। अभी क्या होता है इस फंक्शन के अंदर, मान लो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट किए, उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे जो मैंने पास किया उसको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं पास करूंगा ना उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इतना याद रखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप अलग नाम नहीं दे सकते, यहाँ पे ऊपर जो नाम दिया है वही आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ताकि ये जो वैल्यू रहेगी इसके अंदर जाएगी एक्स और वाई के अंदर, और ये एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे एडिशन हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से काम करता है। मतलब यहाँ पे ए है, ए यहाँ पे आएगा, ए की वैल्यू 5 है तो 5 इसके अंदर आएगी। यहाँ पे बी है, बी की 5 इसके अंदर आएगी। मैं पहले आपको रन करना चाहूँगा, दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे नीचे 10 आ गया,
तो अभी ये काम कैसे करता बताओ, यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे भी 5 आएगा, ये ए एंड बी है, तो मान लो यहाँ पे एक्स एंड वाई उसके अंदर जाएगा और उसकी कंसोल डॉट लॉग हो जाएगी वैल्यू। तो कुछ इस प्रकार से मान लो, तो इसी वैल्यू के जगह पर मैंने खाली क्या किया, वो दो वेरिएबल को पास कर दिया, उसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। इतना आपको समझ में आ गया? मैं बहुत डीप में बताता हूँ और बेसिक इतना भी बहुत ज़्यादा डीप में बताता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंटैक्स होता है फंक्शंस का, ठीक है। तो नॉर्मल फंक्शन हमने देख लिया, नेम्ड फंक्शन। उसके बाद होता है इफी फंक्शन। इफी फंक्शन को मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको। पहले हम देखते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन किस तरह से हमें डिफाइन कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। मान लो जो ट्रेडिशनल वे था जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर कुछ ऐसा फंक्शंस बनाए जाते थे, फंक्शन कीवर्ड लिख के उसके बाद उसका फंक्शन का नाम और उसके बाद हम इसके पैरामीटर लिखते थे। देखो इसके ऊपर होवर करोगे तो यहाँ पे पैरामीटर एक्स ए लिख के आएगा और यहाँ पे लेट ए इज इक्वल्स टू नंबर लिख के आएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो ओल्ड जावास्क्रिप्ट थी इस तरह से हम फंक्शन लिखते थे, लेकिन बाद में हमें इक्मास्क्रिप्ट मतलब ES6 के अंदर कुछ इस प्रकार से भी हम फंक्शंस को लिख सकते हैं। फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल के नाम जैसे लिख सकते हैं सब में, उसके बाद इक्वल्स टू, उसके बाद एरो, और कुछ इस प्रकार से हम फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट रखता हूँ। देखो यहाँ पे अभी ये भी सेम ही काम करेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं, कुछ भी अलग चीज़ नहीं है। एरो फंक्शन इसको बोला जाता है खाली, इसको भी हमें कॉल करना पड़ेगा सेम ही। इसके अंदर भी ए एंड बी को पास करना पड़ेगा एज ए पैरामीटर। यहाँ पे भी मैंने ए और बी को पास किया, कंसोल डॉट लॉग करूँगा, ये कोमा बी, कोमा नहीं, यहाँ पे एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करके देखते हैं, ठीक है। सेव तो अपने आप हो जाएगा, ऑटो सेव अपने ओपन कर दिया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 5 होने की वजह से यहाँ पे 0 प्रिंट हुआ, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 10 करता हूँ ताकि हमें 5 आउटपुट आ जाए। फिर से इसको रन करूँगा, माइनस, हाँ पहले वाले की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 15 करते हैं, ए की और बी की वैल्यू 5 रखते ताकि 5 आ जाए, सॉरी 10 आ जाए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा एरो फंक्शन भी काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं एरो फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं रहता, खाली यहाँ पे एक एरो बनाते हैं, ओके। यहाँ पे उसका फंक्शन का नाम रहता है, और ये जो रहता है ये वाला पार्ट, इसको एनोनिमस फंक्शन बोला जाता है, इसका कुछ भी नाम नहीं रहता है, ये एक वेरिएबल है। और एरो फंक्शन मतलब कैसा रहता है, एक वेरिएबल को एक फंक्शन एज ए पास किया जाता है। मतलब ये एक फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन है और ये पूरा जो सबमिट नाम का एक वेरिएबल था उसको एक फंक्शन पास कर दिया है कुछ इस प्रकार से, उसे बोलते हैं हम एरो फंक्शन, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे, मैं ये वेरिएबल्स को थोड़ा नीचे लाऊंगा, अल्ट और डाउन एरो दबाओगे तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा, ठीक है, सिलेक्ट करके सिर्फ। तो अभी हम देखते हैं इफी फंक्शन। इफी फंक्शन किस तरह से काम करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इफी का फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ, उसका सिंटैक्स कैसे रहता है वो भी बताता हूँ। इफी, इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। तो इफ इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक सिंटैक्स लिखना चाहूँगा। तो देखो इफी फंक्शन कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, फंक्शन उसका नाम या फिर हाँ ठीक है उसका ऐसा सिंटैक्स, और कुछ इस प्रकार से हम इफी फंक्शन को लिखते हैं। उसका नाम देने की ज़रूरत नहीं है और इसको कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग हेलो इंडिया, हेलो इंडिया करूँगा, सेव करूँगा, और यहाँ पे जैसे मैं इस फाइल को रन करता हूँ तो देखो हेलो इंडिया यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। देखो मैंने इसको कहीं पर भी कुछ इस प्रकार से सबमिट वगैरह ऐसा नाम लिख के मतलब कॉल नहीं किया और इसको कुछ नाम भी नहीं दिया उस फंक्शन को। देखो यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन रहता है और इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन का नाम मतलब क्या होता है, ये जहाँ पे भी डिक्लेयर किया होता है वो अपने आप वहीं पर एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब उसको कॉल भी करने की जरूरत नहीं है। और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, मतलब इसको लिखा क्यों है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इफी फंक्शन इसलिए लिखा जाता है ताकि जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो के अंदर बताया था, वैर लेट एंड कॉन्स्ट था हमारे पास, लेकिन ये कब आए, ये हमारे पास आया इक्मास्क्रिप्ट के अंदर। मतलब जब हमारा जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट वर्जन आया उसके अंदर ये दो इंट्रोड्यूस हुए। पहले के जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ वैर था, और वैर क्या था, फंक्शन स्कोप था, मतलब जो कि ब्लॉक ऑफ स्कोप को मतलब ये नहीं करता था, ब्लॉक ऑफ स्कोप को अवॉइड कर देता था, बाहर उसकी वेरिएबल उसको यूज कर सकते थे कुछ इस प्रकार से। लेकिन लेट एंड कॉन्स्ट उसको अवॉइड कर देता है।
उससे पहले इफ फंक्शन का यूज किया जाता था अवॉइडिंग टू द शैडोनेस ऑफ फंक्शंस, मतलब फंक्शन की शैडोनेस ना होने से वो अवॉइड कर देता था। जैसे कि मान लो ये फंक्शन है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, लेट ए इज इक्वल्स टू कुछ डालते हम राम डाल देते, लेट ए इज इक्वल्स टू राम डाल दिया, तो ये क्या हुआ उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। लेकिन वैर क्या करता है, जैसे कि वैर ने हमने डिक्लेयर कर दिया वैर कीवर्ड के थ्रू, तो वो बाहर भी उसका यूज किया जा सकता था, लेकिन वो ब्लॉक ऑफ स्कोप के अंदर ही होता है, फंक्शन स्कोप के अंदर नहीं होता है। इसकी वजह से हमें इफी फंक्शंस की नीड पड़ी और इफी फंक्शंस का यूज करके हम वो अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो उसको, इफी फंक्शंस को। अगर आपको कोई इंटरव्यू पूछे कि इफी फंक्शंस का यूज क्या है और क्यों इसको बनाया गया है, तो आप बता सकते हो कि फंक्शन स्कोप की वजह से इफी फंक्शंस को बनाया गया है। मतलब वैर जो था हमारे पास ट्रेडिशनल वे में सिर्फ वैर ही कीवर्ड था वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, और वो क्या था ब्लॉक ऑफ स्कोप था, और वो मतलब वेरिएबल को चेंज कर देता था। इसकी वजह से हमें इफी फंक्शन की नीड पड़ी। इतना आपको बता देना है इंटरव्यू को। मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, आप फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर अपने भाषा में बता सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा इफी फंक्शन। उसके बाद हमारे पास एरो फंक्शन भी हुआ, हमारा नॉर्मल फंक्शन और इफी फंक्शन हुआ। अभी हमारे पास होता है प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन किस तरह से काम करता है और क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। प्योर फंक्शन हिंजेस, तो देखो नॉर्मल फंक्शन हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, एक फंक्शन कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करते हैं फंक्शन सबमिट, या फिर कुछ और लेते हैं एडिशन, ऐड ही लेते हैं खाली। उसके बाद यहाँ पे उस ऐड फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, सिंपल ये फंक्शन हमारा बन गया जावास्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन प्योर फंक्शन क्यों बोला जाता है और क्या होता है प्योर फंक्शन, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो देखो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, अभी मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पे, ये तो हमने बना दिया, और कुछ बनाते हैं नंबर और इक्वल्स टू 20, इसमें वैल्यू स्टोर करूंगा। अभी देखो 20 या फिर 0 डालते हैं, ठीक है समझने के लिए। तो प्योर फंक्शन क्या करते हैं, ये प्योर फंक्शन जो रहते हैं वो जो बाहर की जो प्रॉपर्टीज रहती है उसको मॉडिफाई या फिर चेंज नहीं करते, इतना आपको याद रखना है। प्योर फंक्शन कैन नॉट चेंज और मॉडिफाई आउटसाइड ऑफ द प्रॉपर्टीज, मतलब जो कि बाहर की प्रॉपर्टीज रहेगी, बाहर की जो फंक्शन रहेंगे उसको सॉरी बाहर के जो वेरिएबल्स रहेंगे उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखो कैसे बताता हूँ। यहाँ पे नंबर 1 है, या फिर इसके अंदर 5 डालते, उसके बाद एक और नंबर 2 ले लेते, या फिर नंबर 1 ऐसा। ठीक है, और इस तरह से आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना है, आपको मैंने खाली बताया। आपको नंबर्स वगैरह वेरिएबल डिक्लेयर करते समय नहीं डालना है, ऐसा डाल सकते हैं आप, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, एक नंबर 1 और नंबर नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें कुछ वैल्यूज को स्टोर किया 5 और 2। तो देखो ये जो प्योर फंक्शन होते हैं ये क्या करेंगे, सिंपल नंबर 1 प्लस नंबर 2 करेंगे और एक नया वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करेंगे, ऐड डी ऐसा कुछ लिख के, और उस एडिशन को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इसको हम जब भी कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो आउटपुट हमें एडिशन के थ्रू आ जाएगा। देखा तो क्या हुआ, ठीक है, नंबर एंड नंबर 2 भी तो हमें देना पड़ेगा इसको। ठीक है, नंबर 1, हाँ इधर नंबर डाला था, इसकी भी ज़रूरत नहीं है वैसे, वो सीधा ऊपर से ले लेंगे। ठीक है, नंबर कोमा नंबर 1, और यहाँ पे उस वेरिएबल को पास करना पड़ेगा कोमा नंबर। हाँ हमने इसको प्रिंट ही नहीं किया। ठीक है, जब भी हम रिटर्न करेंगे तो हमें प्रिंट करना पड़ेगा, तो इसकी नीड भी नहीं है, मैं वही सोच रहा था क्या होगा, इसको हमें प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न जब भी आप करोगे तो आपको console.log करना पड़ेगा, console.log, और उसके अंदर ऐड डालना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। और अभी हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट दे देगा। ठीक है, 7 कुछ इस प्रकार से। तो खाली आपको प्योर फंक्शंस के अंदर इतना ही समझना है, जो बाहर की जो वेरिएबल्स या फिर प्रॉपर्टीज रहती है उसको मॉडिफाई नहीं करता, एज इट इज वैसे के वैसे वो रिटर्न कर देता है कुछ फंक्शनलिटी करके। और इम्प्योर फंक्शन उससे अपोजिट है, मतलब इम्प्योर फंक्शन में क्या होता है, अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा इम्प्योर फंक्शन। इम्प्योर फंक्शन के अंदर हमारा क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करते हो, उसको मॉडिफाई करके फिर से हम कुछ नया रिजल्ट बना के चेंज करके डाल देते हैं। बताता हूँ कैसे।
अभी हमने नंबर ले लिया, नंबर को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे। तो देखो अभी नंबर हमारा 5 था, तो इसकी प्लस प्लस करने के बाद वैल्यू क्या हुई, 6 हो गई, और इसकी क्या है, नंबर 1 की 2 वैल्यू। तो मान लो अभी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, 8 आ गया। देखो इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, +1 डाल दिया। यहाँ पे प्लस प्लस भी डाल सकते हो, या फिर आपको जो मन करे इतना डाल सकते हो, जो करना है जो कर सकते हो आप इसको, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है ये इम्यूटेबल रहते हैं। नंबर इक्वल्स टू, आप डायरेक्टली उसको वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखो इस प्रकार से हम उसको मॉडिफाई कर दिया, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू थी ना वेरिएबल की, उसको चेंज कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद उसका कुछ रिजल्ट बना के रिटर्न कर दिया, उसे बोलते हैं इम्प्योर फंक्शन, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होते हैं हमारे इम्प्योर फंक्शन। ऐसा करके हम उसको मॉडिफाई करके चेंज करके रिटर्न कर देते कुछ अलग रिजल्ट। उसके बाद होता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है हायर ऑर्डर फंक्शन। तो देखो हायर ऑर्डर फंक्शन किस तरह से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। हायर ऑर्डर फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख के रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट इज अ फंक्शन दैट डज एट लीस्ट वन ऑफ दिस, मतलब हायर ऑर्डर क्या करता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है, मतलब टेक अनदर फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। अभी मैंने आपको बताया था कि आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर के बारे में। जैसे कि मान लो यहाँ पे नीचे एक मैंने एग्जांपल लिख के रखा है, कॉपी करता हूँ। यहाँ पे रिटर्न ऑफ फंक्शन, मतलब एक आर्ग्यूमेंट फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट ले लेता है और उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आना, मतलब समझना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट आउट करूंगा, यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन डालता हूँ नीचे। इसको कमेंट आउट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो एक एग्जांपल बनाया उसको डालता हूँ। देखो यहाँ पे समझते हैं पहले हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। पहले तो हमने क्या किया, एक फंक्शन को बनाया जो कि ग्रिड नाम का है, ठीक है। एक ग्रिड नाम का फंक्शन बनाया, उसमें एक पैरामीटर पास कर दिया, उस पैरामीटर को इसके अंदर डाल के रिटर्न कर दिया इसको कुछ, तो ठीक है। लेकिन अभी देखो ये नीचे वाला फंक्शन देखो, प्रोसेस यूजर नाम का एक फंक्शन है नीचे, और वो क्या करता है, एक यूजर नेम लेता है और एक कॉलबैक लेता है। एक कॉलबैक क्या है, फंक्शन है, मतलब एक कॉलबैक फंक्शन है एज अ पैरामीटर, सॉरी एज अ आर्ग्यूमेंट है। मतलब इस फंक्शन ने क्या किया, प्रोसेस यूजर ने एक कॉलबैक फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट ले लिया, मतलब इसको ले लिया यहाँ पे, ठीक है। इस ग्रिड को क्या किया, यहाँ पे ले लिया और इसमें डाल दिया यूजर नेम, ठीक है। अभी ये जो यहाँ से यूजर नेम ले लेगा, राम होगा या फिर कुछ और होगा, तो वो क्या करेगा, कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कैसे होते बताता हूँ। ये जो पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा वो इसके अंदर जाएगा, यूजर नेम के अंदर, और यूजर नेम क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा कॉलबैक फंक्शन के अंदर। तो कॉलबैक फंक्शन कहाँ पे कॉल किया है, यहाँ पे ग्रिड नाम का। देखो अभी ये फंक्शन जो था ग्रिड, वो यहाँ पे आया और इसको कॉल किया है इसके अंदर, ठीक है। प्रोसेस यूजर के अंदर उसको एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, किसको, इस ब्लॉक को। इस ब्लॉक को क्या किया, यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया है। इतना ही समझना है, एज आर्ग्यूमेंट दूसरा फंक्शन ले लेता है। कौन लेता है, हायर ऑर्डर वाला फंक्शन ले लेता है, ठीक है। तो ग्रिड आ गया यहाँ पे, और प्रोसेस यूजर नाम का एक और फंक्शन था जो कि एक यूजर नेम नाम का एक पैरामीटर ले लेता है और एक कॉलबैक ले लेता है, ठीक है। तो कॉलबैक इसका नाम दे सकते हैं, या फिर कुछ भी आपको जो चाहे आप दे सकते हैं। यहाँ पे सीबी दे देते हम कॉलबैक, इसको कॉलबैक ही बोलते हैं, ठीक है। सीबी डाल देंगे, सेव करेंगे और इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, हेलो राम। देखो हेलो यहाँ से आया इस ग्रिड फंक्शन के अंदर से, और जो राम था वो एज आर्ग्यूमेंट दूसरा फंक्शन था, मतलब प्रोसेस यूजर का था। प्रोसेस यूजर ने क्या किया, एक और पैरामीटर ले लिया और उस कॉलबैक फंक्शन को दे दिया। समझ में आ रहा है बात क्या हो रहा है यहाँ पे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। ये हायर ऑर्डर फंक्शन आपको समझना ही चाहिए। मतलब कैसे, देखो अभी मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ कोड ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो हमने पहले क्या किया था, कुछ इस प्रकार से हमने एक फंक्शन बनाया था, इतना ही देखते हैं, ठीक है। एक हमारे पास था फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन इसने हमें बोला था। अभी हायर ऑर्डर फंक्शन कैसे रहता है, देखो फंक्शन, उसके बाद हम लिखते हैं सबमिट, और ये क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा एज अ अनदर फंक्शन, ठीक है। मतलब जैसे कि नेम, या नेम लिखते हैं, खाली कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो पैरामीटर का नाम है कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको। और उसके बाद आएगी सीबी, मतलब कॉलबैक, एक कॉलबैक फंक्शन रहेगा। और इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सीबी को कॉल कर सकता हूँ और इसमें यह नेम को पास कर दूंगा, मतलब नेम को, ठीक है। यहाँ से ये नेम क्या होगा, कहाँ से क्या जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ।
देखो अब ये सबमिट फंक्शन है, इसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी कॉल करना पड़ेगा, इसको भी कॉल करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों एग्जीक्यूट हो सके। ये जहाँ तक मैंने आपको बताया था। अभी कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो प्रिंट पे हो जाएंगे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर सबमिट। मैंने क्या किया, अभी देखो एक फंक्शन को, सबमिट वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। इतना आपको समझ में आ गया, इसको खाली मैंने कॉल कर दिया, इतना ही आपको समझना है, बाकी कुछ भी आपको समझने की जरूरत नहीं। कॉल किया, उसके अंदर क्या किया मैंने, एक सिंपल नाम डाल दिया, नाम डाल देता हूँ या फिर कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। माय नेम, नेम नाम का मेरे पास एक वेरिएबल है, उसके अंदर है राजेश, ठीक है। इस वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, एज अ आर्गुमेंट पास कर दूंगा। अभी इतना समझ लो क्या हुआ यहाँ पे, देखो खाली ये जो सबमिट फंक्शन था उसको मैंने एक आर्गुमेंट दे दिया और यहाँ पे पैरामीटर के थ्रू आ जाएगा। उसके साथ ही साथ मैंने एक और पैरामीटर ले लिया, उसका नाम है सीबी कॉल बैक, मतलब ये फंक्शन लेगा। यहाँ पे कॉमा देके इस ग्रिड फंक्शन को मैं इसके अंदर पास कर सकता हूँ। इतना समझ में आ गया, इस फंक्शन को मैंने क्या किया, एज अ आर्गुमेंट पास कर दिया, मतलब ये फंक्शन जाएगा कहाँ पे, इसके अंदर, यहाँ पे ये फंक्शन गया ऊपर वाला ग्रिड इसके अंदर, और ये क्या करेगा, यहाँ से उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब इसको वो माय नेम दे देगा और वो प्रिंट कर देगा। देखते हैं कैसे आएगा, अनडिफाइन, ठीक है। यहाँ पे मुझे इसको रिटर्न भी करना पड़ेगा, रिटर्न, रिटर्न करूंगा, उसके बाद रन करूंगा तो देखो राजेश यहाँ पे आ गया। कुछ इस प्रकार से हमारा काम करता है हायर ऑर्डर फंक्शन, मतलब एक दूसरा फंक्शन को एज आर्गुमेंट ले लेता है, इतना आपको याद रखना है, और उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाला कॉल बैक फंक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन क्या करता है देखते हैं गाइस। कॉल बैक फंक्शन कुछ इस प्रकार से रहता है, उसका सिंटैक्स मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लो तो गाइस यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, हायर ऑर्डर फंक्शन एंड कॉल बैक फंक्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे ऐसा मुझे लगता है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। अभी क्या हुआ था, मैंने आपको हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में बताया, जो कि क्या करता है, एक फंक्शन का एज आर्गुमेंट ले लेता है। सेम ऐसा ही है हमारा कॉल बैक फंक्शन, क्या करता है, दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास हो जाता है। मतलब यहाँ से मैंने इस फंक्शन को क्या किया था, मतलब पास कर दिया था, ठीक है, एज आर्गुमेंट। लेकिन हमारा कॉल बैक फंक्शन क्या करता है, एक एज अ फंक्शन पास हो जाता है, मतलब दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट पास हो जाता है, लेता है और पास हो जाता है, वो दोनों इसके अंदर आपको डिफरेंस याद रखना है और कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके अंदर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको ये कॉल बैक फंक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता हूँ। ये कॉल बैक ही है, लेकिन अभी मैंने आपको हायर ऑर्डर फंक्शन बताया और कॉल बैक भी बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेशन मिलती रहे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड डे एंड डू व्हाट यू वांट टू डू।